चलिए आज एक ऐसी केस फाइल के पन्ने पलटते हैं जिसने मुंबई पुलिस की पूरी एक पीढ़ी की सोच को, काम करने के तरीके को, सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कहानी उस अपराधी की है जिसका नाम आज भी शहर के लिए एक जख्म की तरह है। तो आइए वापस चलते हैं उस दौर में जहां से ये सब शुरू हुआ था। ये बात बिल्कुल सच है। हम पुलिस वालों के लिए कुछ मामले सिर्फ फाइलों में कैद तारीखें और सबूत नहीं होते, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। और दाऊद का मामला, वो तो एक ऐसा जख्म था जो आज तक भर नहीं पाया। ये सिर्फ एक क्रिमिनल की कहानी नहीं है, ये उस वक्त की, उस शहर की कहानी है। इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना, इसका सबसे बड़ा विरोधाभास जानते हैं क्या है? वो इसकी शुरुआत ही है। दाऊद इब्राहिम कास्कर, बॉम्बे पुलिस के एक बहुत ही ईमानदार हेड कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर का बेटा। सोचिए, एक पिता जिसने अपनी वर्दी पर कभी एक दाग तक नहीं लगने दिया, और उसका बेटा जिसे जुर्म की काली दुनिया अपनी ओर खींच रही थी। फर्क देखिए कितना जमीन आसमान का था। एक तरफ पिता थे जो कानून के रास्ते पर चलते थे, और दूसरी तरफ बेटा जो खुद ही कानून बनना चाहता था। एक ही छत के नीचे दो बिल्कुल अलग दुनियाएं पल रही थीं। तो जुर्म की दुनिया में दाऊद का पहला कदम था उस जमाने के सबसे खतरनाक पठान गैंग में शामिल होना, करीम लाला का गैंग। शुरुआत तो छोटी मोटी चोरियों और हफ्ता वसूली से हुई, लेकिन उसकी आंखों में सपने बहुत बड़े थे। वो बस एक प्यादा बनकर नहीं रहना चाहता था। और यहीं सब कुछ बदल गया। 2 लाख की फिरौती के पैसे में से उसने एक बड़ा हिस्सा गायब कर दिया, अपने ही गैंग को धोखा दिया, और इसकी सजा उसे सबके सामने मिली। उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया और गैंग से बाहर फेंक दिया गया। बस यही बेइज्जती मुंबई में होने वाली एक लंबी और खूनी जंग की पहली चिंगारी बनी। उस अपमान के बाद दाऊद ने तय कर लिया कि अब वो किसी के नीचे काम नहीं करेगा। उसने अपने भाइयों साबिर, इकबाल, अनीस और नूरा के साथ मिलकर अपनी खुद की गैंग खड़ी की, डी कंपनी। पर यह कोई आम गैंग नहीं थी, नहीं, ये एक सिंडिकेट था, एक ऑर्गेनाइज क्राइम फैमिली जो किसी कंपनी की तरह चलाई जाने वाली थी। और इसके बाद मुंबई की सड़कों पर खून बहना शुरू हुआ। एक तरफ नई नवेली डी कंपनी थी और दूसरी तरफ पुराना ताकतवर पठान गैंग, और इन दोनों के बीच की जंग ने पूरे शहर को जैसे बंधक बना लिया था। अब ये सिर्फ गैंग वॉर नहीं रह गई थी, ये बदले की एक ऐसी आग थी जो हर कत्ल के साथ और भड़क रही थी। हर बार हमला पहले से ज्यादा दुस्साहसी और ज्यादा पब्लिक होता था। भाई साबिर की हत्या के बाद दाऊद ने बदला लेने के लिए अमीरजादा को भरी अदालत में मरवा दिया। सोचिए, कोर्टरूम के अंदर। फिर जब उसके बहनों की हत्या हुई तो उसने जे हॉस्पिटल के अंदर गोलियां चलवा दी। पूरे शहर में एक दहशत का माहौल था। और हम पुलिस वालों के लिए सबसे ज्यादा झुंझलाहट की बात यह थी कि दाऊद सिस्टम के साथ खेलना सीख गया था। वो हर नए जुर्म के बाद एंटिसिपेटरी बेल नाम के कानूनी दांव पेंच का इस्तेमाल करके जेल जाने से बच जाता था। हम सबूत इकट्ठा करते रह जाते और वो हमसे एक कदम आगे कोर्ट से जमानत का कागज लेकर आजाद घूमता। उसने ये सीख लिया था कि कानून को भी खरीदा जा सकता है। इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट का अरेस्ट वारंट उस तक पहुंचता, 1985 के आखिर में दाऊद देश छोड़कर भाग गया, दुबई पहुंच गया। कई लोगों को लगा कि चलो अब ये कहानी खत्म हुई, लेकिन असल में ये तो एक और भी ज्यादा खतरनाक चैप्टर की बस शुरुआत थी। दुबई में बैठकर उसकी ताकत कम होने की जगह कई गुना बढ़ गई। वो डी कंपनी को एक मल्टीनेशनल क्रिमिनल कॉरपोरेशन की तरह चलाने लगा। राजनेता, बिजनेसमैन, बॉलीवुड सब उसकी पार्टियों में नजर आते थे, और भारत के कोने कोने में उसने अपने एजेंटों का एक ऐसा जाल बिछा दिया था जो उसकी आंख और कान का काम करते थे। वो इतना शातिर था कि अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए वो अपने ही लोगों को आपस में लड़वा देता था। उसने अपने सबसे ताकतवर गुर्गे रमा नायक तक को नहीं बख्शा और उसे पुलिस के हाथों मरवा दिया। ये उसका तरीका था, फूट डालो और राज करो। और फिर कहानी में वो मोड़ आया जिसने दाऊद इब्राहिम को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जो दंगे हुए, उन दंगों ने उसे एक गैंगस्टर से आतंकवादी बनने का रास्ता दिखा दिया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने दाऊद के गुस्से और उसकी ताकत में एक मौका देखा। उन्होंने एक ऐसे अपराधी को चुना जिसे अब अपने ही देश के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता था। ये एक सौदा था जिसने दाऊद की पहचान हमेशा के लिए बदल दी। ISI ने उसे पूरी सुरक्षा दी, उसके काले कारोबार को दुनिया भर में फैलाने में मदद का वादा किया, और बदले में
दाऊद ने अपना स्मगलिंग का पूरा नेटवर्क भारत में मौत का सामान, हथियार और आरडीएक्स भेजने के लिए आईएसआई के हवाले कर दिया। 12 मार्च 1993 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये मुंबई के इतिहास का वो काला दिन है जिसे ये शहर शायद कभी नहीं भुला पाएगा। ईएसआई की मदद से दाऊद ने अपने ही शहर पर हमला करवा दिया। एक के बाद एक 12 धमाके, पूरी मुंबई दहल उठी। 257 बेगुनाह लोग मारे गए और 1400 से ज्यादा लोग जिंदगी भर का जख्म लेकर जीने पर मजबूर हो गए। अब वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, वो भारत का सबसे बड़ा आतंकवादी बन चुका था। आतंकवाद की ये लकीर कुछ लोगों के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। इन धमाकों के बाद डी कंपनी के अंदर भी फूट पड़ गई। छोटा राजन जैसे गैंगस्टर ये कहकर अलग हो गए कि वो अब देशभक्त डॉन हैं और दाऊद के खिलाफ लड़ेंगे। तो सवाल उठता है कि आज दाऊद कहाँ है और क्या हुआ उस विशाल खूनी साम्राज्य का जो उसने खड़ा किया था। उसका साम्राज्य सिर्फ जुर्म तक ही नहीं रुका, उसने रियल एस्टेट, ड्रग्स, हथियार और वसूली के काले पैसे को शिपिंग और गारमेंट्स जैसे कानूनी बिजनेस में लगाकर सफेद करना शुरू कर दिया। उसका नेटवर्क आज दुनिया भर में फैला है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 2000 करोड़ रुपए, वो भी 1995 में। उस वक्त ये भारत की कई बड़ी बड़ी कंपनियों के टर्नओवर से भी ज्यादा था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितनी बड़ी ताकत बन चुका था। आज की हकीकत ये है कि वो पाकिस्तान की फौज और आईएसआई की हिफाजत में कराची में एक कायर की तरह छिपा बैठा है। एक भगोड़ा जिसे एक दुश्मन देश ने अपने गंदे ऑपरेशंस को फंड करने के लिए पनाह दे रखी है। वो पकड़ा नहीं गया है, वो आज भी परछाइयों में रहकर अपना काम कर रहा है। लेकिन एक सवाल जो हम जैसे पुलिस वालों को आज भी परेशान करता है वो ये है कि क्या दाऊद की ये कहानी कभी सच में खत्म होगी, या ये एक ऐसी केस फाइल है जो शायद कभी बंद ही नहीं होगी।